नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग 3 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और ये तीनों के तीनों बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है कि केरला हाउस के अंदर 2015 में विधायकों ने जिस प्रकार से तोड़-फोड़ की थी, उस पर यूएपीए जैसा ही कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उनके केसेस वापस लेने से मना किया। उसकी पूरी चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब क्या है और उस प्रिविलेज में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल, जिसका बाइकॉट वहाँ पर कर दिया गया था, ये वही राजेश बिंदल जी हैं जिन्होंने सीबीआई के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ संज्ञान लिया था और सीबीआई के द्वारा की गई बेल को कैंसिल कर दिया था। मतलब सीबीआई अदालत के द्वारा की गई बेल को कैंसिल कर दिया था और ममता बनर्जी के खिलाफ संज्ञान लिया था और इस समय 5 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही है कलकत्ता या बंगाल के वायलेंस पर, उस वायलेंस की सुनवाई जो जजेस कर रहे हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार कलकत्ता हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन ने एक्शन लिया और आज बार एसोसिएशन ने एक निर्णय किया। तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में एसआर बोम्मई के बेटे वी बोम्मई को वहाँ शपथ दिलवाई गई है एज ए चीफ मिनिस्टर। लिंगायत समुदाय में वो इस समय सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए हैं और एसआर बोम्मई, आपको याद होगा, ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला एक बड़ा मामला था जिसमें कि एसआर बोम्मई की कर्नाटक की सरकार, केंद्र सरकार ने गिरा दी थी ये कहते हुए कि तुम बहुमत खो चुके हो। ये 1989 की बात है और उस समय एसआर बोम्मई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसआर बोम्मई जी ने अपनी बात रखते हुए कहा था, क्या बहुमत तय करना केंद्र सरकार के पास कोई फॉर्मूला है क्या जिससे वो ये तय करती है कि बहुमत बचा है या नहीं बचा है? बहुमत तय करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है चुनाव, और चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगर असेंबली के अंदर मेरे पास बहुमत है तो क्या केंद्र की सरकार किसी भी समय आर्टिकल 356 लगा सकती है? आपको याद होगा कि अभी बंगाल के मामले में लगातार ये प्रेशर लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, खून उबाल मारता है, संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं, नहीं जानते हैं, विज्ञता अनभिज्ञता, लेकिन जो हिंदू समाज के लिए उनका अंदर से प्रेम उभरता है, उस प्रेम के तहत वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो केंद्र से कह रहे थे अब आर्टिकल 356 लगाना चाहिए, वहाँ हिंदू मर रहा है। ऐसी सूचना आई थी कि 20 से 25 या 27 लोग कि पूरे स्टेट में वायलेंस हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त नॉन ऑफिशियल सूत्रों से भी माना गया कि सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई और हज़ारों लोग वहां अपनी घर, जमीन, द्वार छोड़कर असम चले गए थे। इस मामले में लोगों ने प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर कि आप 356 लगाइए, हिंदू मर रहा है। लेकिन एसआर बोम्मई का जजमेंट उस समय भी केंद्र सरकार के आड़े हाथों आया ही होगा। ये वही एसआर बोम्मई का जजमेंट है जिसमें 9 जजों की बेंच और सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और उस 9 जजों की बेंच ने ये तय किया था कैटेगराइज वाइज कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कब, कैसे, कब और कहाँ किया जा सकता है या क्यों नहीं किया जा सकता। और अगर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया भी गया है तो भी वो असंवैधानिक है और एसआर बोम्मई के जजमेंट के अनुसार ही आज की तारीख में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार गिराने के बाद आर्टिकल 356 लगाने के बावजूद ऑनरेबल कोर्ट उसको बहाल कर देता और ये कहता है कि प्रेसिडेंट का लिया हुआ 356 का निर्णय उचित नहीं है, ये निर्णय वापस होना चाहिए। ऐसा आपने 356 के मामले में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर के मामले में या असेंबली में बहुमत सिद्ध करने के मामले में हर साल हमारे यहाँ 1-2 स्टेट में ये घटना होती ही रहती है और उन सभी में हम एसआर बोम्मई के जजमेंट की चर्चा करते हैं। उसके डिटेल्ड जजमेंट के आधार पर ही हम ये कहते हैं कि वहाँ आर्टिकल 356 सही लगा था या गलत लगा था। हालांकि एसआर बोम्मई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार नहीं गिरा सकते और सरकार गिराना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप 356 लगाना चाहते हैं तो टेम्परेली 356 आप सरकार गिरा सकते हैं लेकिन असेंबली भंग नहीं कर सकते। असेंबली अगर आपको भंग करनी है तो आपको आना होगा
पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से जब तक वो रेजोल्यूशन पास ना हो जाए तब तक आप असेंबली भंग नहीं कर सकते। आप वहां सरकार अगर गवर्नर ने गिरा दी है तो कोई दूसरे व्यक्ति को तुरंत अवसर देना चाहिए और उस अवसर में उसको पटल पर अपनी बात सिद्ध करने का पूरा समय मिलना चाहिए। में केस के दौरान ममता बनर्जी ने जिस प्रकार सीबीआई कोर्ट को घेरा था और अपने विधायकों की, अपने गुंडों की बेल करवा ले गई थी, उस मामले में राजेश बिंदल जी ने रातों रात उस पर संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते हुए बेल को डिसमिस कर दिया था। बेल को डिसमिस करते हुए मुकदमा सुन रहे थे और उन्होंने इस बात पर चर्चा की डबल बेंच ने कि भाई क्या ममता बनर्जी कोर्ट ऑफ जस्टिस की मदद करेंगी मुख्यमंत्री होते हुए, क्या वो सीबीआई कोर्ट के सामने आतंक का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी, और ऐसी बहुत सारी बातें आपको याद ही होगा। उस पर फिर 5 जजों की बेंच अभी बैठी हुई है जो निर्णय ले रही है, जो सुनवाई कर रही, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर आया था, लेकिन फाइनली ममता बनर्जी को कोई रिलीफ फिलहाल नहीं मिली थी। लेकिन इन विधायकों को, उन लोगों को रिलीफ के तौर पर जमानत जरूर दे दी गई थी। तो उन्हीं राजेश बिंदल जी को ये घटना होने के कुछ समय बाद ही राजेश बिंदल जी की अदालत में एक घटना घटित हुई, और वो घटना ये हुई कि ऑनरेबल जस्टिस भट्टाचार्य की अदालत के सिंगल जज की बेंच कुछ सुनवाई कर रही थी, उनकी सिंगल जज की बेंच के केसेस डबल बेंच को दे दिए गए। रोस्टर तय करना चीफ जस्टिस का अधिकार होता है, और ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल में एक बार और आपको बता दूं, वही राजेश बिंदल जी हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट में ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में रहते हुए रोशनी एक्ट को अपास्त किया था, और उसमें क्रिमिनल कार्रवाई फारूक अब्दुल्ला और जो लोग भी रोशनी में इन्वॉल्व थे, जिनको प्रॉपर्टियां दी गई थी, उनकी प्रॉपर्टियों को रिकवर करना और रिकवरी के साथ साथ इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना। ये कानून, ये ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल जो वहाँ पर चीफ जस्टिस हुआ करती थी, उनके साथ जो बेंच थी वो राजेश बिंदल जी की थी, और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर वो करके आए थे। जैसे ही वो बंगाल पहुंचे तो बंगाल में जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, कोर्ट के अंदर भी वकीलों का आतंक चल रहा था, उन सबको विराम लगाने के उद्देश्य से ही उन्होंने वहां काम करना शुरू किया। ऑनरेबल जस्टिस और एक सिंगल जज की बेंच के डिसीजंस को उन्होंने संज्ञान में लिया, और सिंगल जज में जो केसेस लगे हुए थे उनको डबल बेंच में भेज दिया। सिंगल जज ने उस पर आपत्ति जताई थी, और आपत्ति जताते हुए ये कहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं है। मेरे आदेश करने के बावजूद चीफ जस्टिस ने रोस्टर तय कर दिया और डबल बेंच को भेज दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल की अदालत को बाइकॉट कर दिया था, चीफ जस्टिस का बाइकॉट कर दिया था, और ये कहा था कि ये बंगाल के अंदर बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हुआ जब ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल ने जब एक्शन लेना शुरू किया ममता बनर्जी के खिलाफ। उसके बाद ये सब घटनाएं शुरू हो गई। हालांकि इनको आपस में लिंक करना कितना उचित होगा, कितना जायज होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सिनेरियो है वो यही है। आज बार एसोसिएशन ने एक बैठक की। ये मामला, बार एसोसिएशन की बैठक से पहले ये मामला जजेस कमेटी के पास भी गया। हाई कोर्ट में जजेस कमेटी रहती है, अगर कोई बात आती है तो जजेस कमेटी के सामने रखी जाती है। जजेस कमेटी के पास जब मैटर गया तो जजेस कमेटी ने उसको, जो ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी का ऑर्डर है, उसको रिव्यू करने के लिए और उसको दोबारा संज्ञान में लेने के लिए आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद बार एसोसिएशन ने एक बैठक करी। कोलकाता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह तय किया कि जो बाइकॉट किया गया है ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल का, उस बाइकॉट को वापस लेते हैं, और उस बाइकॉट को वापस लेते हुए हम इंतज़ार करते हैं जजेस कमेटी के ऑर्डर का, और जब जैसा जजेस कमेटी का निर्णय होगा उनके अनुसार हम काम करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर इस तरह से बहुत सारे बवाल मचाने का प्रयास किया गया, और ये कोशिश की गई कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को वहाँ से वापस बुलाया जाए। केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने का प्रयास हुआ है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाने का प्रयास हुआ है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को वहाँ से हटाया जाए। उनकी अदालत का उनको नहीं हटाया गया तो उनका बाइकआउट किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही प्रकरण चल रहा है जैसे कलकत्ता में बंगाल के ऑनरेबल गवर्नर
माननीय जगदीप जी धनखड़ को हटाने के लिए ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी। इसके बाद उन्होंने पब्लिक प्रदर्शन करने शुरू किए और लोगों से ये कहना शुरू किया कि भाई, और ये ओपनली कहना शुरू किया कि ऑनरेबल गवर्नर को यहाँ से हटाइए, ऑनरेबल गवर्नर ठीक नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं। तो आप देखिए कि वहाँ जो जिस समय ऑनरेबल गवर्नर के प्रति ये चल रहा हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रति ये चल रहा हो, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के का जब ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही हो तब ये चल रहा हो, ये सभी मामले इसलिए और तूल पकड़े हुए हैं कि ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल की अदालत वो केसेस सुन रही है, वो 5 जजों की बेंच जो है उसके, चूंकि वो चीफ जस्टिस हैं, वो इस समय वो केसेस भी सुन रही है जो कि कलकत्ता में या बंगाल में आफ्टर इलेक्शन वायलेंस के मामले हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगाई है और ऑनरेबल कोर्ट ने ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट को ले लिया है और उस पर इन मामलों में लगातार वो संज्ञान ले रहे हैं। ममता बनर्जी को ये पूरा विश्वास है कि ये बेंच जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस बिंदल की अध्यक्षता में बैठी हुई है, ये ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और लंबा निपटाएगी। इसलिए हो सकता है कि ये सब प्रोपोगेशन ममता बनर्जी के द्वारा करवाया जा रहा हो और उनको इस समय कोई भी व्यक्ति जो डेमोक्रेसी की बात करता है, जो न्याय की बात करता है, जो वायलेंस के अगेंस्ट में बात करता है, जो सरकार के विरुद्ध ऑर्डर करता है, चाहे वो कोर्ट का आदमी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कोई और हो, और या फिर वो केंद्र की सरकार हो या कोई और ऐसा अधिकारी ऑब्जर्वर ग्रुप वहां पर घुस जाता है, उन सब का विरोध करती है। यहां तक कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के षड्यंत्र भी रचने वालों को माफ करके और या उनको प्रोपोगेट करके और वहां पर आतंक मचाया हो। ये तो बंगाल की बात आती। अब हम आ जाते हैं फिर से केरला पर। केरला के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस शाह और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस प्रकार का आज निर्णय दिया, वो निर्णय मुझे लगता है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। और वो निर्णय काबिले तारीफ इसलिए और है क्योंकि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज को परिभाषित किया है। मामला मैं आपको पहले याद दिलाऊं, 2015 में ओमन चांडी की सरकार थी और उस सरकार के दौरान उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना एक बजट रखा। उस बजट के सेशन के बाद अपोजिशन जो आज यूडीएफ जो आज सत्ता में है, उसने उसमें रखे कंप्यूटर्स तोड़े, माइक तोड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, चेयर तोड़नी शुरू की है। यहाँ तक कि अध्यक्ष की जो चारों ओर की एसेसरीज रहती है, उस एसेसरीज को भी फेंका। इस बात को लेकर उस समय मुकदमा हो गया। सरकार ने मुकदमा नहीं किया। एक बात जरूर है कि उस समय सरकार ने मुकदमा नहीं किया। हाँ, उस समय के जो चेयरपर्सन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने कुछ एक्शन लिए होंगे, लेकिन बाहर सीजेएम की अदालत में ही मुकदमा हो गया। सीजेएम की अदालत में पब्लिक प्रॉपर्टी का तोड़ना फोड़ना। क्यों? क्योंकि सदन के अंदर प्रिविलेज तो है। बात यह आई थी कि सदन के अंदर के प्रिविलेज का क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सदन के दोनों सदनों में, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, चाहे वो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की बात करें या फिर संसद की बात करें, उन दोनों में ही सांसदों को, विधायकों को प्रिविलेज होता है और उस प्रिविलेज के तहत वो अंदर कोई भी डिस्कशन करें, उस डिस्कशन में के आधार पर मुकदमा नहीं हो सकता। वो अगर किसी को आपस में गाली भी देते हैं तो वो गैर संसदीय माना जाएगा, लेकिन उस पर कोई केस नहीं हो जाएगा कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने धमकियां दी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ये नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि, और दूसरी बात ये है कि जो अंदर की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक के पैसे से प्रॉपर्टी इकट्ठी की गई होती है, सांसदों विधायकों के पैसे से नहीं। सांसद और विधायक जो सैलरी लेते हैं वो भी पब्लिक के पैसे से ही आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीजेएम की अदालत में मुकदमा हो गया। सीजेएम ने उस समय कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेते हुए इनके खिलाफ जब केस हो गया, तो जब ये सत्ता में आए, मतलब उस समय यूडीएफ एलडीएफ सत्ता में था, यूडीएफ विरोध में था और यूडीएफ फिर से सत्ता में आ गया। अब यूडीएफ जब सत्ता में आया तो उसने सीजेएम की अदालत में कॉग्निजेंस लेने वाला जो ऑर्डर था उसको विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दी और ये कहा कि सरकार इस केस को विड्रॉ करना चाहती है।
सीजेएम ने उस केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट गई, केरला हाई कोर्ट, और केरला हाई कोर्ट ने भी केस वापस लेने से मना कर दिया। तब वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया, और वो निर्णय काबिले तारीफ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ये हरगिज मतलब नहीं कि क्राइम किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उतनी ही होती है जितने में क्राइम ना हो पाए। और अगर आप पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई क्राइम करते हैं तो वो क्राइम प्रिविलेज की परिभाषा में नहीं आता और किसी भी प्रकार से अंदर बैठे किसी भी सदस्य का बचाव नहीं करता। और चूंकि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी है, इसलिए आपने ये क्राइम किया है इंडियन पिनल कोड के तहत, और इस क्राइम की कोई भी माफी नहीं दी जा सकती। इस क्राइम में आप अपराधी हैं, इसलिए आपको जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज की सरकार के कुछ मंत्री भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, और अब उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कॉग्निजेंस लेना, इस पर मुकदमा चलाना, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सरकार केस वापस लेना चाहती है। ये सरकार के पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे शब्द तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जब चाहा तब मुकदमा हो गया और जब चाहा तब वापस हो गया। ये मामला पब्लिक प्रॉपर्टी का है, देश की प्रॉपर्टी का है, और देश की प्रॉपर्टी होने के नाते आपको इस पर कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता कि आप इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो प्रिविलेज की परिधि से बाहर रहते हैं और आपके ऊपर मुकदमा होना स्वाभाविक है। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार से क्षमा के पात्र नहीं। मुझे लगता है ये 2 जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और उधर जो कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है, इन दोनों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों जगह कम्युनिस्ट मेंटेलिटी की सरकार है। केरला की भी सरकार किस मानसिकता की है और किस मानसिकता की सरकार इस समय बंगाल में बैठी हुई है, और दोनों ही सरकारें जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, जुडिशरी को किस प्रकार से खेलना चाहती हैं, ये जग जाहिर होता दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगर यूएपीए सामान्य जनता के ऊपर लगाया जा सकता है तो इन सांसदों और विधायकों के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है कि कोर्ट ने केवल ये जो मुकदमा किया है इतने पर इसको नहीं रोकना चाहिए। इन लोगों के ऊपर यूएपीए की कार्रवाई करनी चाहिए और इन्होंने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई ब्याज सहित इनसे करने का आदेश भी देना चाहिए। सजा तो देनी ही देनी है, बिल्कुल वैसे ही जो कि आप जिस समय सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुई थी और प्रॉपर्टी का पैसा दंगा करने वाले, आतंक करने वाले, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने वाले, प्रॉपर्टी का नुकसान करने वाले से ही भरपाई की गई थी, वैसे ही मुझे लगता है कि इन सांसदों और विधायकों से उसकी भरपाई के आदेश देने चाहिए। और इसके अतिरिक्त सदन की गरिमा न रखने वालों की सदस्यता भी कैंसिल करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये लिख देना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि सदन के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई करते हों, ये क्या राष्ट्र की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, ये क्या प्रदेश की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, ये क्या जनता की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे जो स्वयं प्रॉपर्टी तोड़ते हों। इसलिए इनको चुनाव लड़ने से भी बार होना चाहिए, इनको पुनः चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छे डिसीजन हैं। देश अगर सही से दबाव बनाएगा तो कोर्ट या सरकारें इस प्रकार का कानून बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगी, और इस प्रकार के कानून अगर बन जाते हैं तो हमारे देश में एक नए तरह की राजनीति सामने दिखाई आने लगेगी और जनता को ये भरोसा होने लगेगा कि ये जो सांसद विधायक कुछ भी करें उनको कोई अपराध नहीं लगता। ऐसा नहीं है, सभी कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो संसद के अंदर कानून तोड़ें या संसद के बाहर कानून तोड़ें, सभी को जेल जाना ही होगा, सबके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।